बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि जो ये डिफाइन करती है कि अगर आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाए तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आपकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या डिफरेंस आ सकता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर हम ये एक एग्जांपल ले लें और इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। लेट्स सपोज हमने एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया, तो अगर हमें कहा जाए कि फाइंड आउट करें कि तीनों दफा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम सैंपल स्पेस बनाएं, क्या आ सकती है सैंपल स्पेस की बन सकती है कि पहली दफा हेड आए, दूसरी दफा हेड आए, तीसरी दफा हेड आए, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली 2 दफा हेड आए फिर टेल आए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए। तो इस तरह की टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज ये आपकी कंप्लीट ओवरऑल सैंपल स्पेस बन जाएगी। और अगर आपने फाइंड आउट करना है कि 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या होगी, ये एक ही पॉसिबिलिटी है इन 8 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स जो होगी 1/8 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो अब हम चूंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी या मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराते हुए मैंने कहा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जो हम किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं गिवन कि हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो। तो इस केस के अंदर अब हम लेट सपोज ये सपोज कर लें कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पहली दफा जो हमने टॉस किया वो हेड आया था। ठीक है जी। अब बताएं कि 3 दफा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि पहली दफा टॉस किया था तो हेड आया है, अब बताया जाए कि 3 दफा टोटल हेड जो हमने कॉइन को टॉस किया तो तीन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। लिहाजा ये तो आपकी ओवरऑल सैंपल स्पेस थी, मगर जब हमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई कि पहला हेड ही है, तो फिर हमारी सैंपल स्पेस रिड्यूस होकर इस पे आ जाएगी, क्योंकि इनमें से वो एलिमेंट्स हम यहाँ पे डाल देंगे जिसमें पहला हेड है। ठीक है। तो अब हमारे पास 1 2 3 4। अब इस आपके पास नई जो सैंपल स्पेस बनी है इसके सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, और इन 4 में से एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें तीनों हेड्स हैं। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी of 3 heads given that the first toss is head, that is now 1/4। देखें, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने से आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। ये प्रोबेबिलिटी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड जो थी 1/8 थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स गिवन दैट द फर्स्ट टॉस इज हेड, ये जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 होगी। ये हमारी कंडीशनल, दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यूज करती है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में, तो इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो लेट्स ए बी एन इवेंट, ऑल 3 टॉसेस आर हेड। ये आपके पास ये एक इवेंट है। ठीक है जी। एक आपके पास इवेंट है जिसमें आपके पास तीनों हेड्स होंगे। बी हम लेट सपोज कहते हैं कि एक आपके पास एक ऐसा इवेंट है जिसमें फर्स्ट टॉस हेड है। ठीक है। तो हम लेट सपोज एक बी एक इवेंट है जिसको हम कह देते हैं कि जिसमें आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट हेड है। ठीक है। तो इसके 4 एलिमेंट्स बनेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड। ठीक है। इसको हम लिखते हैं इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, और इसको बोलते हैं इस तरीके से तो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन ऑन बी। मगर मोस्ट कॉमनली जो हम तरीके से इसको बुलाते हैं वो कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हम कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है गिवन दैट दिस इवेंट बी हैज गॉन ट्रू। ठीक है जी। ये ट्रू हो चुका है, तो फिर आप बताएं कि ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, अगर हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो हम इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये आपका जो स्क्वायर है ये आपकी ओवरऑल सैंपल स्पेस है, और ये ब्लू कलर का जो इसमें पोर्शन है दैट इज द इवेंट बी। और ये जो आपके पास ये सर्कुलर आपके पास एक इवेंट है, दिस इज कॉल्ड द इवेंट ए। और इन दोनों में जो कॉमन एरिया है जो पर्पल कलर के अंदर है ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है जी। तो लिहाजा आपके पास अगर हम इसको राइट डाउन करें इस हेड और टेल वाली एग्जांपल में, तो ये आपकी ओवरऑल सैंपल स्पेस थी जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स थे। इनमें से ये 4 एलिमेंट जो थे ये आपके पास इवेंट बी के अंदर थे, और इन 4 में से एक एलिमेंट जो था वो इवेंट ए के अंदर था।
ठीक है जी। तो ए बेसिकली ए जो है, इवेंट ए जो है वो ए और बी का इंटरसेक्शन भी है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो बी में भी मौजूद हैं, तो लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इवेंट ए भी है। ठीक है जी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी बेसिकली आपके जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें आप क्या करते हैं कि आप ओवरऑल सैंपल स्पेस में से, अगर आपने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो ओवरऑल सैंपल स्पेस में से आप देखते हैं कि आपके पास इवेंट ए जो है उसने कितनी जो है एलिमेंट्स एक्वायर किए हैं, इस या जो आपके पास इवेंट ए है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, और उनमें से ओवरऑल हम लुक कर रहे होते, देख रहे होते हैं ओवरऑल सैंपल स्पेस में से, तो हम कहते हैं कि ओवरऑल सैंपल स्पेस में से ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं आए हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। मगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनड ऑन बी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम ये देखते हैं कि आपके पास जो बी है उसके सैंपल्स में से, उसके एलिमेंट्स में से बी के अंदर, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो लिहाजा हम ये जो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको हम ये कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको हम, ये इसका फॉर्मूला है कि बी में से ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी की क्या प्रोबेबिलिटी, या हम इस तरह कह सकते हैं कि ओवरऑल बी जो इवेंट है उसमें से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मौजूद है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट पहले किया था वही एक्सपेरिमेंट हम इसको थोड़ा सा अगर इस फॉर्मूला की फॉर्म के अंदर, उसके अंदर प्लग इन करके इसको कैलकुलेट करने की अगर कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास ए जो है वो एक इवेंट है जो रिप्रेजेंट करता है कि थ्री हेड्स को, और अभी हमने पहले ही देख लिया था, और बी एक ऐसा इवेंट है जो रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट टॉस इज हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो तो हमें पता है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 1/8 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर जो है तीनों के तीनों हेड्स होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/8, ये हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है कि वो एलिमेंट जिसमें पहला टॉस जो है वो हेड है, तो ऐसे चार एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस के जिनके पहला हेड है, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही है, तो लिहाजा ये आपकी 1/8 के इक्वल होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 1/8। नाउ अगर हम ये क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें प्लग इन करने की कोशिश करें तो फिर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वुड बी इक्वल टू व्हाट, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है जी। तो 1/4 इस तरीके से, इस फॉर्मूला के थ्रू भी 1/4 आया, और इस तरीके से भी हमने यहाँ पे भी देख लिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी बेसिकली हम अब ऐसे ही किया करेंगे कि इस फॉर्मूला के थ्रू हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला। अच्छा, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को थोड़ा सा हम रीफ्रेस कर दें या थोड़ी एडजस्टमेंट्स कर दें इसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और ए इंटरसेक्शन बी को राइट हैंड साइड पे रहने दें, तो हमारे पास ये फार्मूला बन सकता है। इस फार्मूला से हम ये इजीली ड्राइव कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो फार्मूला है इसको हम मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था इसको हमने थोड़ा सा रिफ्रेश किया। अच्छा, लेट्स सपोज एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं कि हमें कहा जाता है कि हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है। डेक ऑफ कार्ड्स में आपको पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, तो जिसमें आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। आपके पास स्पेड होता है, आपके पास डायमंड होता है, आपके पास और भी 2 टाइप के कार्ड होते हैं। तो 4 डिफरेंट तरह के आपके पास कार्ड होते हैं, और हर टाइप में आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है जी। तो आपको पता है कि स्पेड भी जो है 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उसमें से स्पेड जो है वो टोटल 13 स्पेड्स होते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास एग्जांपल ये है कि आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, और इसमें से आपने 2 कार्ड निकालने हैं, और आपके पास S1 एक ये इवेंट है कि आपका पहला कार्ड जो है वो स्पेड आए, ये आपका S1 इवेंट है।
और आपका जो S2 इवेंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका सेकंड कार्ड भी स्पेड आए। तो अब हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि सेकंड कार्ड स्पेड आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट कि पहला स्पेड आ चुका है। ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी वैसे तो सिंपल है, ये फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास अगर पहला कार्ड स्पेड आ चुका है तो आपके पास बाकी कार्ड 52 में से 51 रह गए, और इन 51 में से जो है आपके पास अब 13 में से आउट ऑफ एक स्पेड तो आपने निकाल लिया, तो अब 13 आउट ऑफ 12 स्पेड्स बच गए, तो लिहाजा बाकी 51 में से 12 स्पेड्स हैं, तो लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 12/51 होगी। ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी आप जो है इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को आप एक और तरीके जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी जो है S2 गिवन S1 जो है दैट वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटरसेक्शन S1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन इंटरसेक्शन S1 जो होगा ये दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। ठीक है जी। तो दैट इज इक्वल टू जो है दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास 3/51 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 जो है दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन इंटरसेक्शन S1 जो है इसको फाइंड आउट करने का भी तरीका कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट करना चाहे कर लें। जो है इसके और इसके अलावा आप इस एग्जांपल के अंदर बेसिकली दो तरीके से आपके पास ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताई गई है। बस बहरहाल इसको थोड़ा सा इन्होंने ओवर कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। तो इस एग्जांपल को हम इन टर्म्स ऑफ इस तरह देख लेते हैं कि हमने सिर्फ जो है फाइंड आउट करना है हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है S2 गिवन S1 फाइंड आउट करना है। तो वो हम ये जो फार्मूलाज हैं इनके अंदर प्लग इन करके तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी विदाउट पेन और मार्कर इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आप इसको खुद से पेपर के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लाइव सेशन करेंगे तो उसमें मैं आपको फिर पेन और पेपर के थ्रू ये वाली एग्जांपल सॉल्व करवा के दे दूंगा। अदरवाइज आई होप कि अगर आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑन द पेपर एंड द पेन तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये कहता है कि अगर एक आपके पास लेट सपोज ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अगर आपके पास एक पूरी सैंपल स्पेस है, और ये रेड वाला जो सर्कल है ये आपके पास एक इवेंट ए है, तो आप ये जो आपकी सैंपल स्पेस है इसको आप डिवाइड कर लें 3 इवेंट्स के अंदर, जिनको हम कह दें B1, B2 और B3 अगर कह दें। तो लिहाजा ऐसी डिवीजन जो है एक सैंपल स्पेस की जिसके अंदर ये 3 जो आपके पास इवेंट्स हैं ये कंबाइन करके पूरी सैंपल स्पेस बना रहे हों, इस तरह की जो आपकी डिवीजन होती है आपकी ओवरऑल सैंपल स्पेस की, इसको जो है हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, और जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी के सेंस के अंदर वो आपकी पार्टीशन कहलाता है। लेट्स सपोज ये जो B1, B2, B3 ये मिलकर आपकी एक सैंपल स्पेस बना रहे हो, तो ये सैंपल स्पेस की इस तरह की डिवीजन को पार्टीशन कहते हैं। तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास ये तीनों जो इवेंट्स होंगे ये आपस में डिसजॉइंट इवेंट्स होंगे, दोनों को तीनों के अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, और तीनों मिल के आपके पास एक सैंपल स्पेस बना रहे होंगे। ठीक है जी। तो लिहाजा इस तरह की जो डिवीजन होती है आपके पास सैंपल स्पेस की, इसको हम पार्टीशन कहते हैं। लेट्स सपोज अगर B1, B2, B3 आपके पास सैंपल स्पेस की पार्टीशन है, और आपके पास एक इवेंट ए जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसको इमेज की फॉर्म के अंदर भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरे के पूरे इस ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये जो रीजन है ये रेड वाला रीजन, ये आपका ए इंटरसेक्शन B1 है, ये वाला ए इंटरसेक्शन B2 है, और ये वाला रीजन आपके पास ए इंटरसेक्शन B3 है, और ये तमाम के तमाम जो रेड वाला है ये आपके पास ए है। लिहाजा इस ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी थ्री। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जो लिखते हैं, ये आपका कहलाता है, ये लिखने का तरीका आपका कहलाता है, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है जी। इसकी ये एग्जांपल भी है कि लेट्स सपोज आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड बॉल्स हैं और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। तो आपने इसके अंदर से 2 बॉल्स आपने निकालनी है। तो आपको ये कहा जाता है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें कि आपके पास सेकंड बॉल जो है वो रेड होगी। तो आपके पास ओवरऑल जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या होगी, दोनों आपके पास बॉल रेड हो, पहली रेड दूसरी ग्रीन हो, पहली ग्रीन दूसरी रेड हो, या दोनों ग्रीन हो। ठीक है, ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस हो सकती है। तो आपने R1 आपका इवेंट क्या है कि आपके पास फर्स्ट बॉल रेड होगी हो, G1 आपके पास इवेंट है कि आपके पास फर्स्ट बॉल ग्रीन हो, R2 जो है आपके पास एक इवेंट है जो कहता है कि जो रिप्रेजेंट करता है कि सेकंड बॉल रेड हो, और G2 आपके पास एक इवेंट है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपका सेकंड बॉल ग्रीन हो। और हमने फाइंड आउट क्या करना है कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि सेकंड बॉल रेड हो। ठीक है जी। तो ये सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है, ये हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R2, और इसको हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम ये इसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इंटरसेक्शन R1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इंटरसेक्शन G1, क्योंकि G1 और R1 ये पूरे मिलके एक पूरी सैंपल स्पेस बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया था कि ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B3 लिख सकते हैं। इसको हम फर्दर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा के इसको हम फर्दर इस तरह से भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन B1 को हम लिख सकते हैं ए गिवन V1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ V1। ये हम ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक के अंदर ये फाइंड आउट कर चुके हैं। तो लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी आपकी जो होगी, ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस जो होगी आपके पास बॉल्स की, पहली बार जो आपने बॉल पिक करनी है उसकी सैंपल स्पेस क्या हो सकती है, तो पहला आपने बॉल पिक करना है, या वो ग्रीन हो सकता है या वो रेड हो सकता है। लिहाजा G1 और R1 मिलकर ये आपको पता है